प्रताप प्राइवेट आईटीआई का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो आप वीडियो देख रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मॉडल पेपर का है। हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चैप्टर प्रताप आईटीआई क्लास में करवा चुके हैं। उससे कवर करने के बाद आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और पा रहे होंगे कि 2 लैंग्वेज में है और आपका पेपर इसी तरह आता है, एक साइड हिंदी इंग्लिश में और इसी तरह ही आएगा। तो आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोई भी कारोबार या कोई बिजनेस करता है तो जो शुरुआती व्यक्ति होता है, जो शुरू से लास्ट तक उसमें लगा रहता है, उसको इंटरप्रेन्योर बोला जाता है इंग्लिश में। ज़्यादातर वर्ड इंटरप्रेन्योर का ही पॉपुलर है। उसको हिंदी में उद्यमी बोलते हैं और जो बिजनेस कारोबार करता है उसको उद्यम बोला जाता है। इसका आंसर बी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कच्चे माल की खरीद, मजदूरी तथा वेतन भुगतान, ये सब चीज़ें जो हैं निवेश की गई राशि आती है, किसके अंतर्गत आती है? तो देखिए ये सारा काम जो है वर्क करने के लिए। फैक्ट्री में क्या होता है, स्थिर पूंजी वो होती है जो ज़मीन आपने खरीद ली, बिल्डिंग बना लिया तो वो स्थिर है। दीर्घकालीन पूंजी भी वही होती है, ठीक है, जो एक बार आपने इन्वेस्ट किया वो आपका ही रहेगा, बढ़ती रहेगी, ज़मीन का रेट बढ़ता रहेगा। पूंजीगत आय से इसमें कोई लेना देना नहीं है, कैपिटल इनकम से। ये सारा काम क्या है कि हमें वर्क करना है, तो वर्क करने के लिए हमें कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, मजदूरी देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा, उसके बाद बिजली का बिल भरना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये सब क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम कंपनी में काम करेंगे, वर्क होगा उस समय। तो ये जो कैपिटल, ये जो पैसा होगा, इस पैसे को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, इंग्लिश में। और उसको हिंदी में अगर आप बोलते हैं तो उसको बोलेंगे कार्यशील पूंजी। तो इसका आंसर जो है ये सही होगा कि ये सब जो खर्चे होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, नीचे है थर्ड, निम्न में से कौन सी सही विधि है जिसके द्वारा विक्रेता अपने सामान ग्राहक के साथ संपर्क कर सकते हैं? ठीक है, जैसे एक किसी को सामान बेचनी है और जिसको बेचना है उसे कैसे, किसके थ्रू मिलता है? तो ये कंपनी हमारे तक डायरेक्ट नहीं आती है, बीच में बड़े व्यापारी होते हैं या हम जिससे दुकान से सामान लेते हैं वो फुटकर विक्रेता होते हैं, फिर हमारे तक आते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कोई भी सही सेट नहीं होगा, सिर्फ एक सेंटेंस सही सेट होगा और वो सेंटेंस है आपका सी, कि अगर हमारा कोई कंपनी है, निर्माता कंपनी हो गई, और खुदरा व्यापारी हमारा दुकानदार हो गया जो सामान फुटकर में बेचता है, और ग्राहक हम हो गए, तो मतलब निर्माता ग्राहक से डायरेक्ट मिलेगा, किस रास्ते? इस रास्ते मिलेगा। और जो नीचे का ऑप्शन डी है, इसमें देखेंगे तो निर्माता है, खुदरा व्यक्ति को, खुदरा व्यापारी को सामान दिया, फिर खुदरा व्यापारी जो है ग्राहक को दे दिया। ग्राहक वाला क्या थोक वाले को देगा? नहीं, वो तो यूज करेगा ना, इसलिए ये सेंटेंस आपका सही नहीं है। ऊपर वाला भी सेंटेंस सही नहीं है, आप देख लीजिएगा, पहले फुटकर विक्रेता है फिर थोक विक्रेता है, ऐसा नहीं होता है। पहले थोक विक्रेता आएगा, उसके बाद खुदरा यानी फुटकर आना चाहिए था। तो ये सब सेंटेंस गलत है, आंसर आपका सी सही होगा, ठीक है। इसको आराम से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SWOT जो होता है, SWOT आपका ये सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर है एम्प्लॉयबिलिटी में, उससे लिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि S और W जो है इसमें से कौन सा सही है? जैसे S के बाद W आ रहा है ना, देखिए S से स्ट्रेंथ होता है, W से वीकनेस होता है, O से अपॉर्चुनिटी होता है और T से थ्रेट्स होता है। थ्रेट्स मतलब धमकी, डर, खतरा, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, वीकनेस मतलब कमजोरियाँ, स्ट्रेंथ मतलब उसकी शक्ति या उसकी अच्छाइयाँ, ठीक है। तो हम जब सेंटेंस ये शॉर्ट है, इसमें देखिए सबसे पहले एस आ रहा है, फिर डब्ल्यू आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, टी आ रहा है। जबकि यहाँ पर देखिए एस के बाद ओ आ रहा है, मतलब ये हो नहीं सकता। टी के बाद डब्ल्यू आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ये टी के बाद ओ आ रहा है, नहीं हो सकता क्योंकि ओ टी से पहले है। जबकि आप देखेंगे स्ट्रेंथ एस है, फिर वीकनेस डब्ल्यू, यानी एस के बाद डब्ल्यू आ रहा है, तो आपका आंसर ए सही होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक चरण की अवधि है जब राजस्व में वृद्धि राजस्व में वृद्धि करने की होती है? ये बात कर रहा है कि ये कौन सा वो टाइम है जब सबसे ज़्यादा कमाई हो रही होती है, मतलब जो हमारा पैसा है सबसे ज़्यादा कब बढ़ रहा होता है? तो ये तभी बढ़ेगा जब ग्रोथ हो रही हो, जब बढ़ोतरी हो रही हो हमारे बिजनेस में। अगर ग्रोथ हो रही हो, ग्रोथ मतलब विकास हो रहा हो, तभी बढ़ेगा। गिरावट आएगी, या हम अभी अभी बिजनेस शुरू किए हैं, या पूरी तरह से हमारा बिजनेस एकदम फुल पे चल रहा है, नॉर्मल हो गया है, तो इन सब दौरान नहीं। सबसे ज़्यादा पैसा आता है जब हम लोग डेवलप करते हैं, विकास के स्टेप में होते हैं, इसलिए इसका आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पूरे देश या क्षेत्र में आर्थिक विकास को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो पूरे देश की जो जीडीपी होती है, आप बार बार सुने होंगे कि जीडीपी बढ़ रही है, भारत देश की जीडीपी घट रही है, तो इसी से प्रोग्रेस पता चलता है किसी देश का या किसी क्षेत्र का, उस क्षेत्र की जीडीपी से पता चलता है। और अगला यहाँ पे आंसर 20 का सही हो जाएगा, छठवें का।
और अगला ही क्वेश्चन है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपका जीएसटी, जीडीपी, ये सब इतने पॉपुलर हो गए हैं कि कहीं कहीं एग्जाम में आपसे पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही होगा, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक श्रेणी शुद्ध जोखिम नहीं है। मतलब ये बात कर रहा है विच, देखिए इंग्लिश कई बार क्या होता है, हिंदी कुछ ज़्यादा ही शुद्ध होती है, तो इंग्लिश का आप देख सकते हैं, आपका पेपर 2 लैंग्वेज में होगा। ठीक है, जो हमारे ज़्यादातर हिंदी भाषी छात्रों क्षेत्रों में क्या होता है कि हिंदी प्लस इंग्लिश होता है, कुछ जगहों पे हो सकता है उनकी लैंग्वेज प्लस इंग्लिश हो, जो उस लेवल के हो। हालांकि मेरे नॉलेज में सब हिंदी और इंग्लिश पेपर्स आते हैं, बाकी ज़्यादा स्टेट तक मेरी अप्रोच नहीं है फिलहाल। अपने एमपी, यूपी और जो इधर आपका राजस्थान, इन सब जो बेल्ट है, छत्तीसगढ़, पंजाब, इन सब में तो ये पैटर्न रहता है, कई जगहों पर उनकी दूसरी लैंग्वेज भी होती है। ये देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्योर रिस्क के अंतर्गत नहीं आता, मतलब वो पूरा रिस्क नहीं है, थोड़ा रिस्क के अंतर्गत है लेकिन पूरी तरह से रिस्क के अंतर्गत नहीं है। देखिए प्रॉपर्टी का जोखिम होता है, ठीक है। उसके बाद आपका लाइबिलिटी, मतलब आपको देना है, जिसको पैसा देना है, ठीक है, लाइबिलिटीज़ हैं आपकी, देना है या लेना है, वो भी जोखिम होता है, भाग गया, गायब हो गया, ये सब चीज़ें। व्यक्तिगत जोखिम भी होता है, पर्सनल रिस्क भी होते हैं, लेकिन ये जो टेक्निकल होता है ना, टेक्नोलॉजी रिस्क, ये आपका रिस्क के अंतर्गत नहीं आता, प्योर रिस्क के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। और इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि टाइम नहीं है, तो एक इसको याद रख लीजिएगा कि टेक्नोलॉजी जो होती है, टेक्नोलॉजिकल अगर बात करेगा टेक्नोलॉजी रिस्क की, तो प्योर रिस्क नहीं होता। एक आध क्वेश्चन ऐसे जो आपको जो थोड़े टेढ़े लगे, उनको क्या कीजिए, एक कॉपी पर एक पेज ले लीजिए, 2-3 पेज, उसमें ऐसे क्वेश्चन हर चैप्टर के नोट कर लीजिए जो थोड़े टेढ़े हैं, और उनको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर का बचाव किसके द्वारा किया जाता है। तो ये हेलमेट है। देखिए क्वेश्चंस बेसिक भले ही हो, मैंने फिलहाल इसको प्रिपेयर नहीं किया है, मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि मैंने इसे बुक से कॉपी किया है। एक बुक थी, उसमें दे रखा था मॉडल पेपर, तो मैंने सोचा ये भी पहुँचा पहले, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो सब तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ये बोनस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे, जैसे ऑकवर्ड पोजीशन, मतलब हम टेढ़े मेढ़े कहीं खड़े हो रहे हैं, मशीन के ऊपर हाथ खड़े रख के खड़े हो रहे हैं। फिर दूसरा है हाउस कीपिंग, मतलब गंदगी है जहाँ पर है। दूसरा भावनात्मक, मतलब हम इमोशनल की बात कर रहा है, मतलब हम बहुत टेंशन में हैं, कोई बात कहीं और, दिमाग कहीं और है, काम यहाँ कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर की 2-3 चीज़ें हैं, ये ह्यूमन से रिलेटेड है। ठीक है, ये सब ह्यूमन से रिलेटेड है, मतलब आदमी के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, वो गलत तरीके से खड़ा होगा या साफ सफाई। लेकिन ये जो चौथी चीज़ है, ये एकदम अलग है, मशीन के लेआउट का गलत होना। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही होगा, मशीन के लेआउट का गलत होना। ठीक है, ये इनसे, इन तीनों से अलग लग रहा है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आपदा मानव निर्मित है। देखिए ये तो प्रॉब्लम्स हैं जो होती रहती हैं, ज्वालामुखी, चक्रवात वगैरह आता रहता है, तो इसमें से कह रहा है कि ऐसा कौन सा है जो भाई हमने खुद बनाया है। ठीक है तो ऐसा आपको कौन सा लग रहा है। तो देखिए ज्वालामुखी तो हम नहीं फोड़ सकते ना, वो बहुत भयंकर होती है, चक्रवात आना, भूकंप वगैरह हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ये जो भूस्खलन की बात हो रही है, भूस्खलन आप देखे होंगे कई बार क्या होता है, ज़्यादा बारिश वारिश होती है तो लोगों के मकान ढह जाते हैं, पहाड़ों में ज़्यादा ही होता है, पहाड़ी हिल एरियाज़ में पहाड़ फिसल जाते हैं, कटने लगते हैं। भूस्खलन इसलिए होता है कि जो हम लोग पेड़ों की कटौती कर दिए हैं, या वो जगहों पर मिट्टी उठवा देते हैं, गड्ढा कर देते हैं, तो ऊपर की ज़मीनें जो हैं वो कटने लगती हैं। ठीक है, तो पेड़ वगैरह कम करने से ये चीज़ होती है। तो लैंडस्लाइड वगैरह ये सब जो है ये हमारी वजह से होता है, तो इसलिए इसका आंसर ये सही होगा कि ये मैन मेड है, मतलब इंसान द्वारा बनाई हुई प्रॉब्लम है। अगर हम पेड़ों की कटौती ना करें तो लैंडस्लाइड होने का कोई खतरा ही ना हो। फिलहाल नहीं करेंगे तो घर कहाँ होगा हमारा, जगह ही कम पड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वाइब्रेशन एवं रेडिएशन निम्न क्या है, किसके अंतर्गत आती है। तो वाइब्रेशन मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत तेज़, जैसे कहीं पर बहुत भारी मशीन चल रही हो और आप बैठे होते हैं तो आपको महसूस होता है आप हिल रहे हैं। ठीक है, या फिर रेडिएशन भी उसी के अंतर्गत है, कि मान लीजिए बहुत तेज़ साउंड आ रही है तो वो भी फैलती है। तो ये चीज़ें बात कर रहा, वाइब्रेशन और रेडिएशन ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ये फिजिकली चीज़ है। क्यों, क्योंकि जो आवाज़ आती है बहुत तेज़, कहीं हथौड़ा पीटा जा रहा है या कहीं पर बहुत तेज़ चोट मारी जा रही है, ऐसे कोई लोहे की काम हो रहा है, कोई बड़ी मिल फैक्ट्री है, तो ये सब फिजिकली हमें दिखती हैं, उसको देखा जा सकता है और फिजिकली महसूस भी किया जा सकता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को हम भौतिक कहते हैं, यानी फिजिकल कहते हैं। बाकी केमिकल वाले वो होते हैं, जैसे कोई रासायनिक गैस वगैरह लीकेज है,
ठीक है, या कोई एसिड है जिससे आदमी को खतरा है, वो सब केमिकल के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रिकल में आप सभी जानते हैं बिजली से चलने वाली जो मशीनें हैं वहाँ पर हाई वोल्टेज है, करंट लगना, ये सारी चीज़ें, तो वो सब आपका इलेक्ट्रिकल बोला जाता है हजार्ड प्रॉब्लम्स। और हजार्ड मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो प्रॉब्लम्स या वो चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं, आपको नुकसान उठा सकती हैं, वही सब हजार्ड बोला जाता है। और मनोवैज्ञानिक मतलब जो साइकोलॉजिकल होता है, मतलब जो आपके दिमाग पर असर करे, कुछ आपको सोचने पर मजबूर करे, आपका दिमाग डिस्टर्ब कर दे, ऐसी कोई जो चीज़ हो तो वो सब साइकोलॉजिकल में आएगी। तो फिलहाल हमारा वाइब्रेशन और हिलना जो होता है, बहुत कंपन हो रही है, वाइब्रेशन और रेडिएशन, ये सब हमारी भौतिक के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की परत किससे बनी होती है? ओजोन आप सभी जानते हैं हमारी अर्थ के प्रोटेक्शन के लिए पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, और उसमें आप जानते हैं ऑक्सीजन के 3 एटम को मिला के बनाया जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लीजिए, 3 एटम्स। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 3 ऑक्सीजन के अणुओं को मिलाकर ओजोन की परत बनी होती है। ठीक है, इसका आंसर सी सही होगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14। ये कह रहा है अपशिष्ट। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अपशिष्ट अब हमें सोचना पड़ जाएगा यार अपशिष्ट क्या है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इंग्लिश वाला पेपर देखेंगे। सेम आप एग्जाम देने भी जाएंगे ना तो कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी होती है, तो इंग्लिश वाला पेपर आप देखेंगे तो हेल्प मिल जाएगा। कह रहा है वेस्ट। वेस्ट मतलब होता है कचरा, कचरा, ठीक है, जो गंदगी है, बेकार सामान है, उसको कह रहा है। तो इसमें से पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऐसा वर्ड है। देखिए मैंने बताया था काइजेन वगैरह, और इस तरह से कुछ अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, कुछ जापानी वर्ड होते हैं, ठीक है, तो उसकी हिंदी में क्या मीनिंग है। इंग्लिश में तो कचरा है, ठीक है, वेस्ट है, उसको हिंदी में कचरा कहते हैं। और इन चारों में से भी एक ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग सेम है, जिसके मतलब भी कचरा ही होता है, या मतलब वो चीज़ें होती हैं जो बेकारी चीज़ें होती हैं, तो वो होता है आपका मूडा। ठीक है, आप गूगल पे भी इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। मोबाइल उठाइए, गूगल में लिखिए MUDA मीनिंग इन हिंदी या मीनिंग इन इंग्लिश, ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिलहाल इसका आंसर ये है। और इस बार इस प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आपको आंसर भी देने वाला हूँ तो बहुत लोगों के लिए तो अच्छा हो जाएगा कि काफ़ी लोग मांगते रहते हैं। प्रोत्साहन देने की बात कर रहा है कि अगर हम चीज़ों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो किन चीज़ों को बढ़ावा देंगे। हम कहेंगे भाई क्वालिटी सुधारो, ठीक है, गुणवत्ता सुधारो यानी क्वालिटी सुधारो, ठीक है। ये कहेंगे कि ज़्यादा आउटपुट दो, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ज़्यादा सामान बनाओ। दिन भर में 10-100 मोबाइल बन रही है तो मैं चाहूँगा कि 200 बने, 150 बने, ठीक है, ज़्यादा आउटपुट चाहूँगा। रिड्यूस वेस्ट मतलब कचरा कम से कम हो, या सामान कम से कम खराब हो, कम से कम सामान खराब हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। लेकिन क्या मैं ये चाहूँगा कि प्रोडक्शन का जो पैसा लग रहा है वो बढ़ जाए। मतलब अगर कोई मोबाइल 5 रुपये में तैयार हो जा रही है तो मैं कहूँगा कि आप लोग जी जान से मेहनत कीजिए और उसे 10 रुपये का बनाइए। ऐसा नहीं कहूँगा ना, मैं तो चाहूँगा कि वो 4 रुपये की हो जाए। तो यही चीज़ पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोत्साहन देने का उद्देश्य नहीं है, मतलब ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो वो यही चीज़ है कि जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी लागत बढ़ाने का कोई नहीं चाहेगा कि लागत बढ़े। बाकी ये तीनों सब लोग चाहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा एक दस्तावेज केवाईसी के अनुरूप नहीं माना जाता है? केवाईसी में देखिए आपकी पहचान, आपके पते की बात होती है, जबकि आय प्रमाण पत्र में इनकम की बात होती है। ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र ही ऐसा है जिसको केवाईसी के रूप में नहीं माना जाता है। ठीक है, बाकी वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड और जो आपका घर का रजिस्ट्री वगैरह का कागज़ है या कोई सर्टिफिकेट है वो सब माना जाएगा केवाईसी में। आय प्रमाण पत्र नहीं माना जाता है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट से केवाईसी का नहीं लेना देना कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेकार हुई सामान को दोबारा यूज करने लायक बनाना, उसको जो बनाने का प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? हम सभी जानते हैं रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब होता है कुछ प्रोडक्ट खराब हो गए हैं तो उसको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके या उसके पार्ट्स को निकाल के दूसरे चीज़ में लगा के दोबारा यूज करने लायक बनाना, तो इस प्रोसेस को हम रिसाइकलिंग कहते हैं। तो यही पूछ रहा है, तो इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है, इस जो आप देख रहे हैं फिलहाल जो मॉडल पेपर, इसके साथ एक मॉडल पेपर और मैं दूंगा, क्योंकि इस वाले मॉडल पेपर में 25 क्वेश्चन है, पूरा सिलेबस नहीं कवर हो पाया है, और जो बाकी शेष रह जा रहा है वो इसके बाद में कल 1-2 दिन में आपको अपलोड कर दूंगा। तो दोनों मॉडल पेपर देख लीजिएगा, इसको जरूर देखिए, उसके बाद उसको वो भी मिल जाएगा आपको मॉडल पेपर 2 के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए जो आपका पीएफ की बात कर रहा है कि जो पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है एम्प्लॉय का, उसकी जो बेसिक सैलरी होती है उसमें से कितना % काट के रखा जाता है।
तो वो 1962 वाला जो है अलग अलग का अलग अलग होता है, ठीक है, 2 बार ये बदला भी गया है। तो 1962 का याद रखिएगा 8.5 है, ठीक है, 1962 का 8.5% जो हमारी बेसिक सैलरी होती है। अगर हमारा मूल वेतन 8,000 है तो उसमें से 8.5% काट के पीएफ में रख लेती है कंपनी, जो आप बाद में निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसका आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि फैक्ट्री एक्ट, मैंने आपको पहले कई चैप्टर्स में बताया है, अगर आप हमारे चैनल से पहले वीडियो देखते हैं, कि फैक्ट्री एक्ट होता है, अप्रेंटिस एक्ट होता है, बहुत सारे नियम होते हैं। उसी तरह से फैक्ट्री के जो एक्ट होता है उसमें किसी भी श्रमिक मतलब एक वर्कर के लिए एक हफ्ते में कितने दिन अधिकतम काम होना चाहिए। देखिए रूल तो जो है उसकी हम बात करेंगे, वैसे काम करने को तो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और कंपनी करवाती भी है। रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि एक वीक में एक पर्सन से 48 आवर से ज़्यादा काम एक कंपनी वाला नहीं ले सकता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि एक दिन में 8 घंटे की ड्यूटी अलाउड है, और हफ्ते में एक दिन छुट्टी मानी जाती है, तो 6 दिन वर्किंग हो जाएगा। 7 डेज का वीक होता है आपका, तो एक दिन ऑफ हो जाएगा, 6 दिन वर्किंग हो जाएगा, और एक दिन 8 घंटा होगा, तो 8×6 = 48, 8 × 6 = 48, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखाना और फिर फैक्ट्री एक्ट सही है। 1948 के तहत अगर कारखानों में, हाँ ये कह रहा है कि कितने, अगर आपकी कंपनी में कितने लोग काम करेंगे तो आपको कैंटीन बनवाना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो उसका एक लिमिट होता है। मान लीजिए किसी के यहाँ सिर्फ 10 लोग काम कर रहे हैं तो बेचारा कैंटीन कहाँ से चलाएगा। इसलिए एक रूल है कि अगर किसी फैक्ट्री या किसी वर्कशॉप में 250 से अधिक लोग अगर काम करते हैं, 250 से अधिक, 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार जितने भी हों, 250 कम से कम इतने अगर काम कर रहे हैं, इससे अधिक काम कर रहे हैं, तो उनको कैंटीन की सुविधा देनी पड़ती है। ये फैक्ट्री का कानून कहता है, ठीक है। तो आंसर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है QMS का फुल फॉर्म। देखिए ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। QMS का पूरा नाम होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और आंसर आप डी देख पा रहे होंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है PDCA। ये भी देखिए क्वालिटी वाले ही चैप्टर्स है, प्रोडक्शन कितना अच्छा किया जाए, चीज़ों को कैसे सुधारा जाए, उसमें ये सब नियम लगाए जाते हैं। P से होता है प्लान, D से होता है डू, C से होता है चेक, और A से होता है एक्ट, ठीक है। प्लान करिए, उसको करिए, उसके बाद करने के बाद चेक करिए, और चेक करने के बाद एक्ट मतलब डिसीजन लीजिए कि क्या करना है आगे। तो इसमें पूछ रहा है कि पी का क्या मतलब है, तो पी का मतलब होता है प्लान। तो मैंने आपको पहले बता दिया, प्लान, डू, चेक, एक्ट, PDCA का फुल फॉर्म होता है। इसको पहले भी बताया मैंने, PDCA, ठीक है, प्लान, डू, चेक, एक्ट। फिलहाल यहाँ पर पी का मतलब पूछ रहा था, तो पी मतलब होता है प्लान, इसलिए आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ISO का पंजीकरण कराते समय आखिरी चरण कौन सा होता है। देखिए ISO सर्टिफिकेट में सारी चीज़ें पहले अप्लाई करना, चेक होता है, उसकी बैठक होती है, सब कुछ होने के बाद लास्ट में जो होता है उसको कहते हैं सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो इसलिए आंसर डी सही होगा, क्योंकि जब कुछ सब कुछ हो जाएगा तो आखिरी स्टेज होता है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है ISO का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर डी, सर्टिफिकेशन, ठीक है। आंसर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है फिश बॉर्न चार्ट को भी कहते हैं, मतलब इसे पूछ रहा है कि इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। फिश बॉर्न चार्ट जो है इसका सेकंड नाम पूछ रहा है, तो इसका सेकंड नाम होता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ठीक है। कि अगर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसको हिंदी में आप कारण एवं प्रभाव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है, अगर फिश बॉर्न कहीं लिखा हुआ आपको मिल रहा है फिश बॉर्न, ठीक है, तो उसको आप दूसरा क्या लिख सकते हैं, काज एंड इफेक्ट। कॉज मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं या कुछ जो हो रहा है उसकी वजह से जो इफेक्ट हो रहा है, उनके बीच एक डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, चार्ट होता है। ये भी क्वालिटी मैनेजमेंट के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी। ज़्यादा डिटेल में आपको स्टडी करना है तो आप इसको बुक में पढ़ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है MSME। MSME जो होता है सबसे पहला माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। तो देखिए बस गड़बड़ क्या किया इन्होंने, सामने स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स है, आप देखेंगे तो बस सी वाला आपको सही स्पेलिंग मिल जाएगी, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, इसलिए आंसर इसका सी सही होगा। बाकी आप देख रहे हैं नीचे, यहाँ पर मैंने आंसर जैसे दिया था बुक में सेम अटैच कर दिया है, और मेरे हिसाब से सब आंसर सही भी हैं। मैंने अपने लेवल पर एक बार चेक किया है, आप भी चेक कर लीजिएगा अपने लेवल पर, अगर कुछ करेक्शन होगा तो आप कर लीजिएगा। जो